विदेश में बसने वाले बच्चों के लिए। बेटा, तेरी मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, कुछ पैसे चाहिए थे। पापा, मैं मीटिंग में हूँ, आप बार बार मुझे कॉल ना करो, कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। अरे 1 मिनट बात तो सुन, पापा इतना बोल ही रहे थे, इससे पहले ही फ़ोन कट गया था। पापा ने दूसरी बार फ़ोन किया था। रोहित को गौरी शंकर की पत्नी सुधा जी के घुटनों में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने अब आखिरी इलाज ही ऑपरेशन बताया था। तो गौरी शंकर चाहते थे कुछ पैसे उनका बेटा दे देता तो ऑपरेशन करवा देते। पहले भी 2 बार फ़ोन किया था तो उसने फ़ोन नहीं उठाया था। आज रोहित का जन्मदिन था। उसकी मम्मी उसको बर्थडे विश करना चाहती थी। वह पति को बोल रही थी कि रोहित को फ़ोन लगाओ, लेकिन गौरी शंकर फ़ोन लगाने में आनाकानी कर रहे थे। फिर पत्नी की बहुत जिद के कारण उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया और बोला, बेटा तुम्हारी माँ। क्या पापा, मम्मी भी ना, मम्मी को समझाओ, 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। माया को डॉक्टर के पास लाया हूँ चेकअप के लिए। रोहित की पत्नी माया प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था और रोहित ने फ़ोन कट कर दिया। आज उसका बर्थडे था और माँ उसको विश करना चाहती थी। फ़ोन का इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन रोहित का कॉल नहीं आया। वह फ़ोन को अपने साथ चिपकाए हुए घूम रही थी कि कभी भी मेरे बेटे का फ़ोन आ सकता है। उसके पापा यह सब देख रहे थे। सोने का टाइम हो चला था। मम्मी की आंखों में आंसू थे कि बेटे ने कॉल नहीं किया। इस बात को लगभग 2 दिन बीत चुके थे। अब 2 दिन बाद फ़ोन की घंटी बजी। रोहित का फ़ोन था। मम्मी ने फ़ोन उठाया। हेलो। पीछे से रोहित बेटे की आवाज़ सुनकर भावुक हो गई। बेटा, 2 दिन बाद याद आई तुझे माँ की। तेरा बर्थडे था इसलिए तुझे फ़ोन किया था। एक दिन तो मोबाइल अपने साथ लेकर घूमती रही कि शायद मेरे बेटे का फ़ोन आता ही होगा, लेकिन तू तो वहाँ जाकर अपने माँ और बाबूजी को भूल ही गया। और सुधाजी रोने लगी। वहाँ से रोहित की आवाज़ आई, माँ कितनी बार कहा है आपको, मैं 5 साल का बच्चा नहीं हूँ। अब यह सब चीज़ें बचकानी लगती हैं। मेरा भी घर है, जिम्मेदारी है। मेरी भी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको भी देखना पड़ता है। अब मैं हर रोज़ तो आपको फ़ोन नहीं कर सकता ना। आप भी मेरी मजबूरियों को समझा करो और प्लीज़ ऐसे इमोशनल मत होया करो। रोहित सुधाजी और गौरी शंकर का इकलौता बेटा था। गौरी शंकर ने अपना पूरा पीएफ का पैसा और जो भी सब सेविंग थी अपने बेटे को विदेश भेजने और पढ़ाई लिखाई में लगा दी थी, और उनको कुछ लोन भी लेना पड़ा था। अब जो उनकी पेंशन आती थी उसमें आधा पैसा लोन में चला जाता था और उनको घर चलाने में दिक्कत हो रही थी। बेटा तो विदेश जाकर अपने माँ बाप को भूल ही गया था। उसने वहीं शादी कर ली। लड़की इंडिया से थी, उसके साथ ही पढ़ती थी और उसकी शादी को लगभग 5 साल होने को आए थे। वह शादी के बाद अपने माँ बाबूजी से बस एक बार मिलने आया था। उसकी वाइफ अपने ससुराल में केवल 15 दिन ही रहकर गई थी, तो वह लोग उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए थे। दिखने में तो बहुत भोली और प्यारी सी लगती थी, लेकिन जब भी रोहित से पैसे मांगते थे माँ के ऑपरेशन के लिए, तो वह हमेशा यह कहकर टाल देता था कि तुम्हारी बहू कलेश करेगी और वो बहुत अनाप शनाप खर्चा करती है। अगर मना करता हूँ तो तलाक की धमकी देती है। पापा, आप समझा करो, मेरे रिश्तेदार नहीं रहते यहाँ पर कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े मैं जाकर उधार ले लूँ। मैं इंडिया में नहीं हूँ पापा, पेरिस में हूँ, और आपको अच्छे से पता है यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। आप तो वहाँ अपने लोगों में बैठे हो। अगर थोड़ा बहुत कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है तो किसी से ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और गौरी शंकर भी उसकी मजबूरी समझ रहे थे, और वह कभी कभार थोड़े बहुत पैसे भेज भी देता था तो बोलता था तुम्हारी बहू से छुपाकर भेज रहा हूँ। वह सोचते थे कि कितनी बुरी किस्मत है हमारी जो हमें ऐसी बहू मिली। अब उन्होंने सोचा कि चलो यह मकान बेच देता हूँ, क्योंकि सुदाजी का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सुदाजी से कहा, हम यह मकान बेच देते हैं, रोहित तो अब यहाँ आएगा नहीं। हम 2 बुढ़े बुढ़िया के लिए यह 4 कमरे वाला मकान क्या करना, हम 2 कमरे वाला मकान ले लेंगे। सुदाजी चुप रही। उसको बहुत दुख हो रहा था यह बात सुनकर। उसने कितनी लगन से यह मकान सजाया और संवारा था। इस मकान में उनकी शादी से लेकर अब तक की सारी यादें जुड़ी हुई थी। वह मकान बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन वह करते भी क्या, पैसे थे नहीं और किसी से मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी, और ऑपरेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने फैसला किया कि हम यह मकान बेच देंगे, और फिर सोचा
किसी डीलर के पास जाने से पहले एक बार अपने बेटे को बता दें। उन्होंने रोहित को फ़ोन लगाया। घंटी बजी। वहाँ रोहित ने फ़ोन उठाया और जैसे ही वह कुछ बोलते रोहित पहले से ही बोल पड़ा। पापा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। माया को लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं। किसी भी टाइम बेबी आ सकता है, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। गौरीशंकर ने कहा, ठीक है, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। तो रोहित ने कहा, अच्छा पापा, बोलो क्या बात है। गौरीशंकर ने कहा, बेटा, मैं मकान बेचना चाहता हूँ। तेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी जो हमें ऐसी बहू मिली, और इस वजह से तू हमारी कोई मदद भी नहीं कर पाता। तो मैंने और तेरी माँ ने यह फैसला किया है कि हम यह मकान बेच देंगे और इसको बेचकर छोटा मकान लेंगे। रोहित कुछ वक्त के लिए शांत रहा। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं कौन सा वापस जाने वाला हूँ। उसने कहा, ठीक है पापा, आप मकान बेच दो और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नर्स बुला रही है। तो पापा ने कहा, बेटा, जैसी भी है हमारी बहू है, उसका ध्यान रखना और जाकर उसको देख। तो रोहित ने कहा, ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। अभी आपको और कुछ तो नहीं कहना? और कहा, पापा दुआ करना सब ठीक हो जाए। तो गौरीशंकर ने कहा, ठीक है बेटा, जा, भगवान करे तुझे तेरे जैसा ही बेटा हो। और इतना कहकर पापा ने फ़ोन काट दिया और रोहित ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वह जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा था, पापा के कई शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जा बेटा, तुझे बिल्कुल तेरे जैसा ही बेटा हो। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि पापा ने उसको दुआ दी थी या बद्दुआ, क्योंकि वह इतना अच्छा बेटा था नहीं जितना पापा समझते थे। और पापा की दुआ से अगर मुझे भी मेरे जैसा बेटा हो गया तो मैं क्या करूँगा। और वह डर गया। नहीं नहीं भगवान, मुझे मेरे जैसा बेटा मत देना। और वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि यह पापा ने क्या कह दिया। इतनी देर में नर्स आई, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बेटा लेकर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर बच्चा उसके हाथ में थमा दिया। रोहित ने जैसे ही अपने बेटे को गोद में लिया, उसकी आंखें भर आई और करीब 15 मिनट तो वो अपने बेटे को बस निहारता ही रहा। लेकिन उसको देखने की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। तब उसको एहसास हुआ कि उसके पापा के हाथ में जब मैं पहली बार आया हूँगा, तब उनकी आंख भी ऐसे ही भर आई होगी। वह भी उस दिन इतना ही खुश होंगे जितना आज मैं हूँ। उनको भी लगा होगा कि मेरे बुढ़ापे की लाठी आ गई है। मुझे हाथ में लेकर उनको भी लगा होगा कि आज पूरे संसार की खुशियाँ उनके हाथों में हैं। मेरे लिए भी कुछ अरमान सोचे होंगे। फिर उसने अपने पापा को कॉल लगाया और कहा, पापा, आप और मम्मी अपना लैपटॉप चालू करो, मुझे वीडियो कॉल करनी है। गौरीशंकर ने अपनी पत्नी सुधा जी को आवाज़ लगाई, जो कि सुबह से ही पूजा घर में बैठी थी अपनी बहू के लिए प्रार्थना करने के लिए। वह बाहर आई। फिर मम्मी पापा ने वैसा ही किया। दोनों लैपटॉप के आगे बैठ गए, अपने बेटे की वीडियो कॉल का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल आई। रोहित ने बोला, पापा पहले आंखें बंद करो। उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। फिर रोहित ने अपना बेटा आगे रखा और कहा, पापा अब आंखें खोलो। जैसे ही गौरीशंकर सुधा जी ने आंखें खोली, तो अपने पोते को सामने देख उनके अंदर जितने भी जज्बात भरे पड़े थे वह बाहर आ गए और वह दोनों खुशी के आंसू रोक न पाए। वह फूट फूट कर रोने लगे। बेटा कितना प्यारा है यह, इसको छूने का मन करता है, उसको गोद में लेने का मन करता है। और उसकी मम्मी तो उसको लैपटॉप पर ही चूम रही थी। तब रोहित ने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बहुत बुरा और निकम्मा बेटा हूँ। दरअसल आपकी बहू बुरी नहीं है, वह बहुत अच्छी है। मैंने ही आपकी नज़र में उसको गलत बनाया हुआ था। दरअसल मेरा कहीं अफेयर चल रहा था। उसको यह बात पता थी, लेकिन उसने फिर भी आपको कभी भी इस बारे में नहीं बताया। आपके पास जितनी बार भी पैसे आए हैं, उसने ही मुझसे लड़ झगड़ के भेजे हैं। और वह तो मुझसे यह भी जिद कर रही थी कि डिलीवरी इंडिया में ही हो, हमारे घर में। लेकिन मैं ही नहीं आ रहा था। पापा, मैं ही स्वार्थी हो गया था। मैं सब भूल गया था कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं आपने, मुझे कैसे कैसे पाला है, कैसे बुखार में पूरी पूरी रात आपने मेरे सिर पर पट्टियाँ रखी हैं, कैसे मुझे हर फंक्शन में नए कपड़े दिलवाकर आपने अपनी ही शादी का कोट पैंट बार बार पहना है, कैसे साइकिल पर ऑफिस जा जाकर मुझे बाइक दिलवाई है, कैसे मम्मी के जेवर गिरवी रखकर मुझे महंगी महंगी कोचिंग दिलवाई है। मैं सब भूल गया था पापा, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ है जब मैंने इसे अपनी गोद में लिया है, आपने मेरे लिए जो सब किया। मेरा अफेयर था, इसलिए मैं आपके पास पैसे नहीं भेज पाता था। मेरे पास टाइम कम होता था क्योंकि मुझे माया को भी देखना पड़ता था, और जिसके साथ मैं रिलेशन में था मुझे उसको भी देखना पड़ता था। माया बहुत अच्छी लड़की है पापा, आपकी किस्मत बुरी नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको ऐसी बहू मिली।
आपकी किस्मत तो सिर्फ मेरे को लेकर ही बेकार है पापा, क्योंकि मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं अपनी कमियों को छिपाने के कारण उसको आपकी नज़र में हमेशा गलत बनाता रहा और अब मेरी लाइफ में मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं होगा। जिसके साथ मेरा अफेयर था वह सिर्फ पैसे ही लेती रही मुझसे। मुझे बहुत शर्म आ रही है पापा आपके सामने ऐसी बातें करने में, लेकिन अगर मैं आपके सामने यह सब बातें नहीं करूँगा तो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहूँगा। मुझे अपने अंदर का बोझ हल्का करना है। जब आपने मुझे कहा कि जा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे जैसा हो, इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे मेरे जैसा बेटा हो। इसलिए पापा आप दुआ करो कि मेरा बेटा आपके जैसा हो। और हाँ, आप जल्दी से घर की साफ़ सफाई करवा लो। मैं और माया आ रहे हैं, इसका नामकरण अपने घर में होगा। और हाँ मम्मी, अब आपके घुटनों का इलाज मैं पेरिस में ही करवाऊँगा। आप भी मेरे साथ वापस यहीं आओगे। और आपको अपने पोते के साथ भी तो खेलना है ना, तो बस आप जल्दी तैयारी कर लो। नामकरण के तुरंत बाद हम यहाँ आ जाएंगे। गौरी शंकर और सुधा जी तो इतने खुश थे कि आज पूरा का पूरा आसमान ही उनको मिल गया हो। सुधा जी ने बोला, जाओ जी मिठाई लेकर आओ, मोहल्ले में बांटनी है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कितना लकी है हमारा पोता जिसने हमें हमारी बहू और बेटा लौटा दिया। सच्ची तो है, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो यह सब भूल जाते हैं कि उनको भेजने में माँ बाप ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।